कार्यक्रम में हमारे बीच कुछ विशेष उपस्थिति है। मैं आप सभी को उनका परिचय कराना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच आप श्री अतेंद्र सिंह जी हैं। आप स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन अभियान के प्रदेश के संयोजक हैं, जिसके माध्यम से आप प्रदेश भर में प्रवास करके कार्यक्रमों के माध्यम से सभी युवाओं को इस अभियान से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। पूर्व में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत के प्रांत मंत्री भी रहे हैं। आपका इस कार्यक्रम में भाई साहब बहुत बहुत स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आप हमारे बीच श्री अभिषेक कौशिक जी हैं। आप स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन में प्रदेश की टोली के सदस्य हैं, जिसके माध्यम से आप प्रदेश भर में इस अभियान की जो गति है इस अभियान को गति प्रदान कर रहे हैं। पूर्व में आप उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विशेष कार्याधिकारी ओवैसी भी रहे हैं। भाई साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी जिनसे हमें हमेशा स्नेह मिलता है, हमें मार्गदर्शन मिलता है, इस महाविद्यालय की प्राचार्य जी प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी मैम, आप हमारे बीच आज उपस्थित हैं। मैम, आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लखनऊ महानगर के जिला संयोजक वन नेशन वन इलेक्शन के अंतर्गत लखनऊ महानगर के जिला संयोजक श्री अभिषेक तिवारी जी, आपका भी आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आप सभी को एक साथ मंच पर आमंत्रित करूंगा कि आप आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री अतेंद्र जी का पुष्पगुच्छ देकर एवं पट्टिका पहनाकर स्वागत करें। अब मैं भूमि जी से आग्रह करूंगा, भूमि जी आप हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री अभिषेक जी को पुष्पगुच्छ देकर एवं पट्टिका पहनाकर स्वागत करें। अब मैं अर्चना जी से आग्रह करूंगा, अर्चना जी से आग्रह करूंगा अर्चना जी से आग्रह करूंगा कि आप मंजुला मैम का स्वागत करें पट्टिका पहनाकर एवं पुष्पगुच्छ भेंट करें। अब मैं हमारे लखनऊ महानगर की सह संयोजका तुलिका जी से आग्रह करूंगा कि आप पुष्पगुच्छ देकर एवं पट्टिका पहनाकर अभिषेक जी का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित आप सभी अतिथियों से मैं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने का आग्रह करता हूं।
हमारे बीच कुछ और विशेष परिचय हैं। आप हमारे बीच डॉक्टर श्वेता उपाध्याय जी हैं। आप इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप हमारे बीच डॉक्टर मनीषा जी हैं। आप बीएड डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप हमारे बीच डॉक्टर चंदन जी हैं। आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हमारे बीच केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए अब मैं हमारे जिला संयोजक अभिषेक जी से आग्रह करूंगा कि आप हम सभी के मध्य विषय रखें। भारत माता की सर्वप्रथम मैं अपने मुख्य अतिथि अतेश जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। अतेश जी हमारे वन नेशन वन इलेक्शन के प्रदेश संयोजक हैं। हमारे मुख्य वक्ता बड़े भाई अभिषेक कौशिक जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में हमें आज कार्यक्रम दिया अपने बिजी शेड्यूल से निकाल कर। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हमारी प्रधानाचार्य मंजुला मैडम जो हमारी विद्यार्थी परिषद की प्रांत उपाध्यक्ष है, मैं आपको प्रणाम करता हूं और स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहनों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि वन नेशन वन इलेक्शन के बीच में अच्छे से विचार बताएंगे, विस्तार के रूप में बताएंगे आपको। हम आपसे सिर्फ ये आग्रह करेंगे कि लखनऊ में हम क्या नया कर सकें जिससे वन नेशन वन इलेक्शन को गति प्रदान हो सके। इसलिए आप कोई भी सुझाव हो किसी भी प्रकार का हो तो आप मंजुला मैम को बता सकती हैं, वो मुझे बता देगी और हम लखनऊ में निरंतर रूप पे कुछ नया से नया करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। में हम सभी के बीच मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित अब मैं श्री अभिषेक जी से आग्रह करूंगा कि वो हम सभी का मार्गदर्शन करें। मैं बोलूंगा एक राष्ट्र, आप बोलेंगे एक चुनाव। एक राष्ट्र, एक राष्ट्र, एक राष्ट्र, वन नेशन, वन नेशन। मंच पर उपस्थित स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन के प्रदेश के संयोजक अतेंद्र जी, लखनऊ के संयोजक अभिषेक जी, और जिस प्रांगण में हम लोग उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में इस महत्वपूर्ण विषय को रख रहे हैं, इस महाविद्यालय की प्राचार्य दीदी मंजुला दीदी जी और प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बोर करने के लिए नहीं आया हूँ। वोट किसी का है बना हुआ? किसी ने वोट डाला है अभी तक? कितने लोग ऐसे हैं जिनका वोट बनने वाला है एक साल में? बहुत बढ़िया, नीचे कर लीजिए। एक ना कहानी सुनाने के लिए आप लोगों को आया हूं मैं। एक पिता था और एक उनका बेटा था। माता जी नहीं थी, तो पिता को अपने बेटे की बहुत चिंता रहती थी कि क्या करेगा बड़ा होके, क्योंकि वो मेरी तरह घूमता रहता था इधर उधर, काम में कम मन लगाता था, पढ़ता कम था। तो जब बूढ़े हो गए उसके पिताजी, तो उन्हें बहुत चिंता होने लगी कि कुछ दिन का मेहमान हूँ मैं, अब मेरा बेटा क्या करेगा पूरे जीवन में, समय बहुत खराब करता रहता है। उन्होंने एक दिन उस बेटे को बुलाया और एक अलमारी से एक घड़ी निकाली और घड़ी उस बच्चे को देके बोला कि बेटे मार्केट में जाओ और 10 अलग अलग लोगों से इस घड़ी का प्राइस पता करके आओ, कितना प्राइस है इस घड़ी का। 10 लोगों से बात करनी है, गांव में जाओ, बाजार में जाओ, जो जो अलग अलग लोग मिले उनसे बात करो, इसका प्राइस पता करके आओ। सुनता, थोड़ी बात मानता था वो, तो घड़ी ली उसने और मार्केट में गया तो मैडम के पास भी आया। मैडम से पूछा, इस मैम घड़ी का क्या प्राइस होगा? तो पुरानी घड़ी थी,
मैम ने कहा 100 रुपये होगा। फिर एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से पूछा उसने कि इसका क्या प्राइस होगा। डॉक्टर ने कहा 50-50 रुपये की होगी। फिर किसी एक सुनार की दुकान पे गया हो, उसने कहा कितना होगा, उसने 80 रुपये बताया। ऐसे डिफरेंट लोगों ने उसे डिफरेंट प्राइस उस घड़ी के बताए। वो लेके वापस आ गया, बहुत परेशान था। बोले पिताजी लग रहा है एज हो गई है इनकी, बेकार मुझे पूरा दिन बर्बाद कर दिया इन्होंने। आगे पापा को बताया कि भाई इसने ये प्राइस बताया, इन्होंने ये बताया, सब अलग अलग प्राइस बता रहे हैं इसका। उन्होंने कहा ठीक है, घड़ी वापस लेके रख लीजिए। नेक्स्ट डे जब सुबह हुई तो फिर उस बच्चे को बुलाया उन्होंने, दोबारा से वो घड़ी दी कि अब जाओ और इस घड़ी के अंदर जो टाइम हो, अलग अलग 10 लोगों के पास जाओगे तो अलग अलग टाइम पे जाओगे, तो उस अलग अलग टाइम का आपको प्राइस पता करके आना है कि 10 बजे का क्या प्राइस है, 11 बजे का क्या प्राइस है, 12 बजे का क्या प्राइस है। वो फिर गया, बोले अब एज हो चुकी पापा की लग रहा है। फिर जाके फिर गया, वो अलग अलग लोगों के पास गया, तो जिससे पूछता था वो उसको भगा देते थे कि तू पागल हो गया भाई, टाइम का कोई प्राइस होता है। सब लोगों ने 10 के 10 लोगों ने उसे यही बात बोली कि टाइम की कोई कीमत ही नहीं होती है। तुझे कैसे बताते हैं हम इसकी कीमत की, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1 लाख रुपये। जिस समय हम बात कर रहे हैं ये समय वापस लौट के आएगा क्या? तो जब वो वापस लौट के घर पहुंचा और अपने पापा को उसने वो घड़ी दी और बोला कि पिताजी मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्यों आप घड़ी दे के भेज रहे थे। और उससे नेक्स्ट डे उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया, आप लोगों की तरह पढ़ाई शुरू कर दी, और वो बड़ा हो गया, अच्छा बढ़िया इंजीनियर बन गया और अपना अच्छे से उसने जीवन यापन किया। तो इस कहानी को बताने का जो उद्देश्य था वो ये है कि जो समय है उसकी कोई कीमत नहीं है। जो समय हम खराब कर देंगे, या जो समय, जैसे मैं आपका समय खराब कर रहा हूँ अभी, तो ये समय वापस नहीं आएगा, वापस, है ना, लौट के। तो ये जो विषय है, ये जो विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव, ये विषय भी ऐसा ही विषय है कि जो समय हमारा इलेक्शन में चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा। हम लोग लोकसभा के चुनाव करते हैं, लोकसभा के चुनाव में ही वोट डालते हैं, विधानसभा के चुनाव में ही वोट डालते हैं, नगर निगम के चुनाव में ही वोट डालते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं वो प्रधानी के चुनाव में वोट डालते हैं, कुछ लोग जिला पंचायत के चुनाव में वोट डालते हैं। तो बार बार अलग अलग समय पे जो चुनाव हो रहे हैं, वो चुनाव में अलग अलग लोगों का बहुत सारा समय खराब हो रहा है। आपके टीचर्स, जितनी बार चुनाव होता है उतनी बार उनकी ड्यूटी इलेक्शन में लगती है। आप लोगों के स्कूल उस दिन छुट्टी होती है जिस दिन इलेक्शन होता है, मार्केट भी बंद होता है, डॉक्टर्स भी नहीं मिलेंगे अगर किसी की तबीयत खराब होगी। उससे पहले की जो तैयारी होती है, ये तो केवल एक दिन की बात कर रहे हैं कि जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन आपका स्कूल बंद होगा। उससे पहले वोटर लिस्ट करेक्शन 6 महीने पहले से शुरू हो जाएगा, 1 साल पहले से शुरू हो जाएगा। BLO गली गली घूम के वोट करेक्शन का काम शुरू कर देंगे, नए वोट बनाने का काम शुरू कर देंगे। जब आप 1 साल बाद वोटर बन जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे वोट के लिए फॉर्म भी भरना है, फिर उसको वेरिफिकेशन कराना है। तो जो वेरिफिकेशन करेगा वो अपना काम छोड़ के आएगा। अगर मैं टीचर हूं और मैं BLO का काम कर रहा हूं तो मैं टीचिंग छोड़ के उसका वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास आऊंगा, आपके घर आऊंगा। अगर मैं तहसीलदार हूं, अगर मैं लेखपाल हूं, तो उस काम को करने के लिए अपना काम छोड़ के आपका वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास आऊंगा। फिर इतना समय करेक्शन में लगेगा। फिर जब पढ़ाई होती है या आपके एग्जाम चल रहे होते हैं और बाहर से जुलूस निकल के जा रहा है कोई, तो पढ़ पाते हो क्या आप देखने चले जाओगे उसको, बालकनी से जुलूस को देखने नहीं जाओगे तो उसकी साउंड इतनी होगी कि आपके पढ़ाई नहीं हो पाएगी। वो पढ़ाई करने के लिए फिर दोबारा से आप बैठे तो कोई दरवाजा नॉक करेगा, वापस से पैम्पलेट लेके आएगा कि हमें वोट देना।
फिर वो चला जाएगा तो दूसरी पार्टी वाला आ जाएगा आपके पास वोट मांगने के लिए। तो एक लंबा प्रोसेस, लंबा समय इसमें नष्ट होता है। हम लोग ऐसा लगता है एक बार वोट डाल दिए 5 साल के लिए सरकार बन गई, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में हैं, 5 साल में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, बीच में लोकसभा का चुनाव भी हो रहा है, उसके बीच में जैसे मैंने बताया नगर निगम का और जिला पंचायत का चुनाव भी हो रहा है। अगर सारे साइकिल को हम जोड़ें, चारों पांचों चुनाव का साइकिल हम जोड़ें और उस समय को जोड़ें, तो लगभग 10 महीने, 5 साल में से 10 महीने पूरी मशीनरी चुनावों में ही व्यस्त रहती है। समझ रहे हो आप लोग कि जो 10 महीने काम, जिस काम को हम लोग 40 दिन में कर सकते हैं, जब आचार संहिता लगती है, जैसे जैसे आप लोग बड़े होगे सारी चीजें आप लोगों को समझ आएंगी, और मैं वो भी बताऊंगा कि आपका ये समय क्यों ले रहे हैं हम लोग। 40 दिन की आचार संहिता लगती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उस 40 दिन में पूरा चुनाव का प्रोसीजर हो सकता है सारे। विधानसभा का चुनाव भी उसी में हो सकता है, लोकसभा का चुनाव भी उसी में हो सकता है, नगर निगम भी हो सकता है, जिला पंचायत भी हो सकता है, प्रधानी का चुनाव भी हो सकता है, और उसकी तैयारी में और आप पकड़ के चलो 40 दिन। लेकिन सारे चुनाव अलग अलग समय पे होने के कारण हम 10 महीने तक उसी प्रक्रिया में लगे रहते हैं। कहीं टीचर लगे रहते हैं, तो कहीं प्रशासनिक अधिकारी लगे रहते हैं, कहीं वकील उसी में इन्वॉल्व रहते हैं, कहीं डीएम उसी में इन्वॉल्व रहते हैं। जब भी चुनाव होता है उससे पहले अगर आप घर पे अपने पता करोगे माताजी पिताजी से, और उनका कोई प्रशासनिक काम होगा और वो डीएम के ऑफिस में गए, एसडीएम के ऑफिस में गए, तो केवल एक आप वहां पे उत्तर मिलता है उन लोगों को कि इलेक्शन के बाद में इस काम को देखेंगे, इलेक्शन के बाद इस काम को करेंगे। आप लोगों को ये बताने के लिए यहाँ पे आए हैं कि बार बार जो चुनाव होता है उस चुनाव को हम एक बार में भी कर सकते हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, नया नहीं कर रहे हैं कुछ भी हम लोग। हम नई चीज बताने के लिए आप लोगों के पास नहीं आए हैं। आप सब अच्छे स्टूडेंट हो, आपके सबके पास, हेलो, आप सबके पास गूगल है, आप सब गूगल करके देखोगे जब यहाँ से हम लोग चले जाएंगे। तो पहले से चुनाव एक साथ ही हो रहे थे। जब हमारा देश आजाद हुआ तब से लेके और लगभग 19 हमारा देश कब आजाद हुआ 47 से लेके 1967 तक चुनाव हमारे लगभग एक साथ हो रहे थे लोकसभा की। बीच में विधानसभाओं की, विधानसभा लोकसभा का अंतर सबको पता है ना। विधानसभा चुनाव में हम लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, अपने विधायक का चुनाव करते हैं, और लोकसभा के चुनाव में हम लोग देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो लोकसभा के चुनाव हमारे साथ में हो रहे थे 67 तक। बीच में कुछ विधानसभाओं में विधानसभा भंग हुई, उनके चुनाव अलग अलग होना शुरू हुए। 67 के बाद हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और उन्होंने जो पाकिस्तान बना था उसके 2 टुकड़े किए और एक टुकड़े का नाम पड़ा बांग्लादेश। तो ये जब काम उन्होंने किया तो उनको ये लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है और इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। लोकसभा के चुनाव को होना था 1972 में। कब होना था? 1972। उनकी महत्वाकांक्षा अपनी बिग फिगर बनाने के लिए उन्होंने उस चुनाव को करा दिया 1971 में। कब करा दिया? 1971। और विधानसभा के चुनाव कब हुए? 72 में, क्योंकि 72 में होना था। 2-3 स्टेट के चुनाव पहले से अलग हो रहे थे। तो जो चुनाव का क्रम था हमारा वो पूरा आगे पीछे हो गया। कुछ लोकसभा के चुनाव 71 के हिसाब से 76 में होने लगे, कुछ विधानसभा के चुनाव जो 72 में होते थे वो 77 में होने लगे। तो ऐसे करके पूरा जो क्रम था चुनावों का वो पूरा क्रम टूट गया, बिखर गया।
करना क्या चाहिए था? अगर मान लीजिए 1 साल पहले इंदिरा गांधी ने चुनाव करा दिए 1971 में, तो उनको 1 साल बाद दोबारा चुनाव करा के 72 में दोबारा से चुनाव करा लेना था, और फिर वही क्रम बना रहता, विधानसभाओं के चुनाव हमारे साथ में होते रहते। फिर एक घटना और हुई, राजीव गांधी जी का नाम सबने सुना है, बहुत बड़े नेता थे और अच्छे लीडर थे। उनकी हत्या हुई एक आतंकवादी हमले में, और जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई उस समय वो लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट थे, अपने चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे थे। उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे। जब आचार संहिता लगती है तो विधायक जो होता है वो विधायक नहीं होता है, जो सांसद होता है वो सांसद नहीं होता है, जो मेयर होता है वो मेयर नहीं होता है। लेकिन उस समय की सरकार ने क्या किया? पूरे चुनाव को उठा के 1 साल के लिए आगे पोस्टपोन कर दिया। तो जो बचा हुआ क्रम था हमारा वो भी खराब हो गया। तो अब पूरे देश में कहीं ना कहीं हर साल 5 या 6 स्टेट में चुनाव होते हैं। और मैं उत्तर प्रदेश में क्यों आप लोगों को ये बात बता रहा हूं, बिहार में चुनाव है ना, तो यहाँ के जितने ऑफिसर होंगे उनमें से कम 40-50 अधिकारी वहां पे ड्यूटी करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ जो उनका काम होगा वो क्या होगा? सफर होगा। इस तरह जब हर साल 5-6 स्टेट में चुनाव होंगे, फिर उसके 1 साल बाद लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, फिर 1 साल बाद नगर निगम का चुनाव हो जाएगा, फिर 1 साल बाद जिला पंचायत का चुनाव हो जाएगा। अभी आपको पता है हम किस ईयर में हैं? 26 में हमारे जिला पंचायत के चुनाव है, और 27 में विधानसभा का चुनाव है, 28 में नगर निगम का चुनाव है, और फिर 29 में लोकसभा का चुनाव है। तो अभी 4 साल में हमें 4 बार चुनाव में जाना है। इस बात को आप लोगों को क्यों बताया जा रहा है, आप लोगों का समय क्यों खराब कर रहे हैं, ये मैं बताने वाला हूं। नरेंद्र मोदी जी का नाम सबने सुना है। जब राजीव गांधी जी का हत्या हुई और 1 साल का टाइम एक्सटेंड हो गया, उस टाइम के एक्सटेंड होने के बाद 1983 में चुनाव आयोग एक न्यूट्रल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, उसने लिख के प्रधानमंत्री जो उस समय थे उनको भेजा कि हमारा पूरा चुनाव का क्रम, लोकसभा का और विधानसभा का पूरा क्रम टूट चुका है, इस चुनाव को हमें एक साथ कराना चाहिए। रिकमेंडेशन 1983 में चुनाव आयोग ने भेजा तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को। उसके बाद से लेके अभी तक किसी भी सरकार ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया कि इस क्रम को हम वापस से कर लें, वापस एक साथ चुनाव कराना शुरू कर दें। लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, 10 साल हो गए उनको भी, तो इस बार जब 19 में वो प्रधानमंत्री बने और उनके सामने वो रिकमेंडेशन चुनाव आयोग की जब आती है, तो उन्होंने कहा एक बहुत जरूरी विषय है, इसको तुरंत कैबिनेट में पास कराना चाहिए। तो पास कैसे कराना है? अब मान लीजिए यहाँ पे मैम को पंखा बंद करना हो इस हॉल में हमें, तो गर्मी किसे किसे लगेगी? सबको लगेगी ना। तो आप लोगों का मत लेना पड़ेगा, जो भी टीचर होंगे क्लास में उन्हें पूछना पड़ेगा कि भाई बंद कर देगा फैन आपके ऊपर का, आपके ऊपर का फैन बंद कर देगा, एसी बंद कर देगा। एकदम से रूम की व्यवस्था नहीं बदल सकते ना आप। तो मोदी जी ने एक कमेटी बनाई, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने जस्टिस, जितने भी रिटायर्ड जस्टिस देश के अंदर थे, उन सब के पास गए, वो उनसे पूछा कि ये चुनाव एक साथ होना चाहिए। सारे जस्टिस ने 80% जस्टिस ने कहा कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। जितनी भी देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, अपना दल हो, और बहुत सारी जो भी पार्टियां हैं देश भर में, उन सब में 55% पार्टीज ने कहा कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा और मत लेना है हमें तो जितने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, उन सब के पास गए, उन सबको चिट्ठी लिख के पूछा कि क्या एक साथ चुनाव होना चाहिए। उन सब ने 80% लोगों ने कहा कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। तो 8000 पेज की रिपोर्ट
कितने पेज की? 8000 पेज की एक रिपोर्ट पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने बनाई और उसको सरकार को दिया कि हमारी ये रिकमेंडेशन है कि इस चुनाव को एक साथ लोकसभा चुनाव और विधानसभा का कम से कम आप एक साथ चुनाव कराएं। और उस रिपोर्ट के आधार पर ये सरकार कैबिनेट में लेके गई इशू को और कैबिनेट से पास कर दिया कि हम एक साथ चुनाव कराएंगे। पर फिर हम आपके पास क्यों आए जब कैबिनेट से पास हो गया? तो कोई भी नया नियम अगर बना रहे हैं या संविधान में कोई संशोधन करते हैं तो उसको 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए लोकसभा में। कितने बहुमत से? जो कि नहीं हुआ लोकसभा में। लगभग 150 प्लस 150 प्लस लोगों ने इस बिल के अपोजिशन में वोट किया। आप लोगों को ये काम करना है हमारा अपना भी, क्योंकि वोटर तो आप लोग भी बनने वाले हो। मान लो इस गुड़िया की जो पुलिस अधिकारी बनी है ये सही में आईपीएस बन गई बड़ी हो गई और इसको मिल गया कैडर कर्नाटक, ठीक, तो जॉब करेगी वहां। और यहाँ पे 27 में चुनाव होंगे, इनको वोट डालने आना है तो इनके यहाँ तो चुनाव होंगे नहीं, वोट के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो आप लोगों को अपने लिए, अपने माता जी से, अपने पिताजी से, अपने रिलेटिव से इस विषय में बात करनी चाहिए कि आप अपने जो विधायक हैं, वहाँ के जो सांसद हैं, उनको चिट्ठी लिखो। आप लोग भी चिट्ठी लिख सकते हो, राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिख सकते हो, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख सकते हो कि ये जो चुनाव में समय हमारा खराब होता है, जो देश का समय खराब होता है, जिसमें हम बहुत सारे और क्रिएटिव काम कर सकते हैं, जो पैसा खराब होता है उस पैसे को हम लोग एजुकेशन में खर्च कर सकते हैं, उस पैसे को हम लोग हेल्थ की सुविधाओं में, स्वास्थ्य की सुविधाओं में खर्च कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज नए बन सकते हैं। उस पैसे को आप लोग क्यों चुनाव बार बार कराने में खर्च कर रहे हो? इसलिए हम लोग आपके पास आए। कितना पैसा खर्च होता होगा, कुछ अंदाजा कोई बता सकता है एक चुनाव में? मैम आपको कोई अंदाजा? 1.5 लाख करोड़ रुपए। कितने? एक बार का चुनाव कराने में 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है सरकारी, जो सरकारी काम में यूज हो सकता है। और लोकसभा और विधानसभा का एक साथ अगर खर्चा मिलाएंगे तो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए मिला के होता है वो। 4 लाख करोड़ रुपए में क्या क्या काम हो सकता है? पूरा उत्तराखंड का जो, उत्तराखंड स्टेट का नाम सबने सुना है ना, उत्तराखंड का जो एजुकेशन का बजट है वो 36,000 करोड़ रुपए है केवल। तो ऐसे 7-8 स्टेट का एजुकेशन का टोटल बजट हमारे चुनाव में खर्च हो जाता है। तो ये जो सरकारी पैसा है, जो आप लोगों के माता का, पिताजी का जो पैसा है, मेरे जो टैक्स का पैसा है, मैम के जो टैक्स का पैसा है, उसको हम लोग जो बार बार चुनाव कराने में खर्च कर देते हैं, उसको हमें बचाना है। क्यों? क्योंकि उस पैसे का उपयोग आपके लिए होगा, उस पैसे का उपयोग मेरे बच्चों के लिए होगा, उस पैसे का उपयोग सड़क बनाने में होगा, उस पैसे का उपयोग फ्री में किसी को दवाई देने में होगा, किसी को मिड डे मील मिलेगा, किसी को किताबें मिलेंगी, किसी को स्कूल मिलेगा। तो सरकारी धन का जो दुरुपयोग हो रहा है और हमारा समय खराब हो रहा है। समय की कीमत है, समय की कीमत है। तो हम समय प्लस सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत आवश्यक है। आप सबको ये निवेदन करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि देश में प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, अपने सांसद को, अपने विधायक को, अपने माता पिता को आप लोग बोलो, क्योंकि देश में कोई भी क्रांति हुई है, अगर कोई भी बड़ा काम हुआ है अगर, तो बिना छात्रों के, बिना युवाओं के नहीं हुआ है। उस तरह की क्रांति नहीं करनी है हमें जो अगल बगल की कंट्रीज में हो रही है, लेकिन अच्छे कामों के लिए हम लोगों को एक साथ आना पड़ेगा।
एक साथ अपने घर वालों को भी समझाना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा तो पड़ोसी को भी समझाना पड़ेगा। क्योंकि जब कंसेंसस बन जाएगा, एक मत में सब लोग हो जाएंगे, तो वो जो 150 लोग हैं ना जिन्होंने इसके विपक्ष में वोट किया, केवल अपनी पॉलिटिक्स के लिए, किसी एक विषय पे मैं उस विषय का समर्थन कर रहा हूं तो दूसरे आदमी को उसका विरोध करना है, केवल इसलिए उन लोगों ने वोट किया क्योंकि उन लोगों को इस विषय की समझ ही नहीं है। उनके ऊपर इतना मोरल प्रेशर। अतेंद्र जी हमारे पूरे प्रदेश के संयोजक हैं स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन के। इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग विभागों में इस कैंपेन को चला रहे हैं। हम लोग शिक्षकों के पास जा रहे हैं, जैसे आपके पास आए, छात्रों के पास जा रहे हैं, व्यापारियों के पास जा रहे हैं। डॉक्टर फॉर वन नेशन वन इलेक्शन एक फोरम बनाया है, डॉक्टर के बीच में काम कर रहा है। किसानों के बीच में फार्मर फॉर वन नेशन वन इलेक्शन एक फोरम बनाया है जो किसानों के बीच में काम कर रहा है। सीएस के बीच में एक फोरम बनाया है जो सीए को इस काम में जागरूक करने का काम कर रहा है। तो हम सबका ये प्रयास है कि आप सब लोग इतने जागरूक हो जाएं, जो इस ऐसे राष्ट्रहित के विषय के साथ जो लोग नहीं हैं तो वो या तो इसके पक्ष में हो जाएं, या वो आप लोगों के प्रेशर में, आपके घर वालों के प्रेशर में, आपके रिश्तेदारों के प्रेशर में इसके साथ खड़े ही ना हो। वो कहें मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई, आपको वन नेशन वन इलेक्शन लाना है तो ले आओ। इस प्रेशर को बिल्डअप करने के लिए पूरे देश भर में ये अभियान चला रहे हैं। और इस अभियान के साथ ये कोई सरकार का अभियान नहीं है, ये आप सोचो, एक बात अपने दिमाग में आप लोग डाल लो। ये बात, संविधान किसने बनाया था? भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था। कब लागू हुआ था संविधान? 1950। और 52 में पहला चुनाव हुआ, 1952। तो जब 52 में चुनाव हुआ तब क्या अलग अलग चुनाव हुए थे? एक साथ चुनाव हुए थे। तो संविधान में व्यवस्था थी कि सारे चुनाव एक साथ हों। तो हमारा काम, कोई नया काम हम करने नहीं जा रहे हैं। नए एजेंडा है मेरा या अतेंद्र जी का या बीजेपी का या मोदी जी का, ये केवल एजेंडा जनता का एजेंडा है। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें तो कोई चेंज नहीं किया किसी ने। उस संविधान में व्यवस्था है कि एक साथ ही चुनाव होने हैं। उन्होंने लिखा है एक साथ ही चुनाव होने हैं। तो जो उन्होंने बोला है, जो भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला है, उस बात को हम लोग अप्लाई कराने के लिए इस विषय को लेके आप लोगों के पास आए हैं। मेरी बात समझ में कितने लोगों की आई? बढ़िया। एक और विषय रह गया इसमें। जो लोग वोट करने गए थे उन्होंने अगले दिन पेपर देखा होगा, कितने वोट परसेंट हुआ था हमारा लखनऊ नगर निगम में? याद है किसी को? याद है किसी को? नहीं। 40%, किसी नगर निगम में 36%, किसी में 50%, 60 कहीं क्रॉस नहीं किया था। अच्छा, इस क्लास में अगर पूछा जाए, जैसे मैंने अभी हाथ उठा के पूछा, तो लगभग मुझे लगा 80% लोगों ने हाथ उठाया कि समझ में आ गया, 20% को समझ में नहीं आया। तो ठीक है, ये समझ में आता है। ऐसे ही अगर चुनाव लड़ने के लिए कोई जा रहा है, किसी आपको अपने विधायक को, सांसद को चुनना है और केवल उसको 30% लोग ही चुने, वो ठीक होगा क्या? जैसे मुझे तो पास कर दिया आप लोगों ने, 80% को समझ में आई बात, 20% नहीं आए तो चल जाएगा एक बार को। अगर मुझे 20% ही लोग हाथ उठाते कि मेरी बात समझ में आ गई, तो मेरा बोलना तो बेकार हो गया था। इसी तरह वोट परसेंटेज अगर 80% होता है, 70% होता है, उसके पीछे भी एक साथ चुनाव होना बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने बताया कि कोई अलग स्टेट में नौकरी कर रहा है, आप सब लोग जॉब करेगा, कोई सरकारी नौकरी करेगा, कोई प्राइवेट नौकरी करेगा। मैं हूं बंगाल में, मेरा वोटिंग हो रहा है यूपी में, वहां पे बंद नहीं है, ना छुट्टी है ना मार्केट बंद है, वहां पे बॉस बोल रहा है नहीं काम करना है तुम्हें, यहाँ तो वोटिंग है नहीं, तुम्हारे यहाँ होगी। मेरा क्या होगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा।
जब 4 बार लगातार मुझे जाना पड़ेगा, मैं कलकत्ता से लखनऊ आऊँगा, तो एक बार तो आ जाऊँगा मैं। 4 बार आने के लिए मुझे पैसा लगेगा, मेरा समय लगेगा, बॉस की गाली अलग खाऊंगा मैं। तो मैं क्या करूँगा, छोड़ो, मैं जाता नहीं चुनाव वोट डालने के लिए, है ना। तो मेरा इंटरेस्ट चुनाव के लिए बना रहे, उसके लिए भी एक बार चुनाव होना जरूरी है एक साथ, कि एक बार ही जाना यार, ये बहुत जरूरी काम है, तो 5 साल बाद ही मौका मिलेगा फिर मुझे डालने का, तो छुट्टी ले लेते हैं चलो। एक जो विपक्ष के लोग हैं, जो इसके विरोध में हैं, 150 लोग, उनका ये कहना है कि अगर एक साथ चुनाव होगा तो जिसकी सरकार केंद्र में होगी, लोकसभा में होगी, जो भी प्रधानमंत्री होगा, उसके हिसाब से सब स्टेटों में सरकार बनती चली जाएगी। लेकिन मैं ये आप लोगों को प्रूव कर देता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मान लीजिए कांग्रेस का प्रधानमंत्री है देश के अंदर, तो स्टेट में भी कांग्रेस को वोट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक साथ 4 स्टेटों में चुनाव होते हैं, लोकसभा और विधानसभा के, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश। इन चारों स्टेट में अलग अलग समय पे, स्टेट में अलग पार्टी की सरकार है और केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है। उड़ीसा में पहले बीजेडी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कौन? मनमोहन सिंह। उसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उड़ीसा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी। अरुणाचल प्रदेश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, जबकि वोट वहां पे एक साथ ही पड़ा है। आपके नगर निगम में, आप लखनऊ के रहने वाले होंगे ज्यादातर बच्चे, पार्षद होता है, पार्षद का वोट अलग होता है, मेयर का वोट अलग होता है। अगर किसी भी बूथ पे मेयर को 800 वोट मिलते हैं तो पार्षद को वहां पे 700 वोट मिलेंगे, या हो सकता है 900 वोट मिल जाए। तो कभी भी ये हो ही नहीं सकता कि एक आदमी को बराबर वोट मिलेगा और उसके नीचे जो छोटा चुनाव लड़ रहा है उसको भी उतना ही वोट मिले। तो ये एकदम अननेसेसरी आर्गुमेंट है। जो भी लोग इसके विपक्ष में बोलते हैं कि एक साथ सरकार बन जाएगी जिसकी भी बनेगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो हम लोग हैं, वोटर हैं, आप लोग हो, वो इतने सब समझदार हैं, वो पढ़ लिख कर ही वोट करते हैं। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए अभी। लेकिन एक साथ चुनाव होने से क्या होता है? मेयर के चुनाव में जैसे 30% 40% वोट हुआ, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, तेलंगाना में एक साथ वोट हुए तो पता है कितने परसेंट वोट हुआ? 74%, कहीं 80%, कहीं 88%। तो जब इतनी बड़ी परसेंटेज के साथ आप अपने नेता को चुनोगे या अपने विधायक को चुनोगे या अपनी सरकार को चुनोगे, तो उसमें फिर गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। इतना ही, बहुत सारे विषय हैं और मैं टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का ज़्यादा। हम लोग क्यों आए हैं आपके बीच में, समझ में आया? अपने घर पे आप लोग, अपने मोहल्ले में और बच्चों से, जो स्कूल में और बच्चे भी होंगे, उनके साथ मैम यहाँ पे डिबेट कंपटीशन भी कराती हैं। इस विषय के ऊपर भी डिबेट करो आप लोग। इस विषय की जितनी जागरूकता लोगों में होगी, उतना वो ऊपर के लोगों से, माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिख के, अपने विधायक के माध्यम से, अपने सांसद के माध्यम से हम लोग बात करें और एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, इसके लिए अपना मत बनाएं और दूसरे भी लोगों का मत बनाएं। क्यों बनाएं वो सब मैंने आप लोगों को समझाया है। इतना ही मुझे कहना था। मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, एक राष्ट्र एक राष्ट्र, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री अदेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि आप हम सभी को संबोधित करें। बहुत धन्यवाद आदरणीय हर्ष जी। ज्ञान की देवी मां सरस्वती को प्रणाम निवेदित करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे आज के संगोष्ठी कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, हम लोग के अग्रज
आदरणीय अभिषेक कौशिक जी, और जिस महाविद्यालय के प्रांगण में हम अपना ये संगोष्ठी का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसकी प्राचार्य आदरणीय मंजुला दीदी, लखनऊ जिला स्टूडेंट फॉर वन नेशन इलेक्शन के संयोजक अभिषेक तिवारी जी, महाविद्यालय के आदरणीय आचार्य महोदया, और हमारे सामने माँ दुर्गा, काली और लक्ष्मी स्वरूपा आदरणीय बहनों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। नवरात्रि के इस पावन माह में आपसे बातचीत करने का अवसर हमें मिला, इसके लिए मैं अभिषेक जी का धन्यवाद करता हूँ। अभिषेक भैया ने बहुत सी बातें आपसे की कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों होना चाहिए, और लगभग उन्होंने उस पूरा विषय क्लियर किया है। मैं कुछ अपनी बातें आपसे करूंगा कि तमाम विभिन्नताओं, जैसे हम अलग जाति से आते होंगे, अलग धर्म से आते होंगे, अलग भाषाई क्षेत्र से आते होंगे, हमारा आपका जिला अलग होगा, हमारी आपकी बोलने की टोन अलग होगी। जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे बानी, मतलब 3 किलोमीटर के बाद पानी का स्वाद और 9 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है हमारे देश में। ऐसी विभिन्नता के बाद भी अगर हमको और हमारे लोगों को अगर एक दूसरे से बांधे हुए है तो है हमारी एक चीज, जो है भारतीय नागरिकता, हमारी राष्ट्रीयता। और हमारी राष्ट्रीयता और हमारे देश को बचाए रखने के लिए अगर वर्तमान समय में सबसे जरूरी अगर कोई कार्यक्रम है तो वन नेशन वन इलेक्शन है, एक राष्ट्र और एक चुनाव है। जैसे आप में, हम में, हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, हर छात्रा जो बैठी है, कोई न कोई जानने वाला ऐसा जरूर होगा जो डायबिटीज से पीड़ित होगा, शुगर, जो हमारे शरीर को खोखला कर देती है धीरे धीरे। वैसे ही हमारे भारतीय लोकतंत्र को, हमारे भारत के राजनीतिक तंत्र को, हमारे भारत देश के आर्थिक तंत्र को, हमारे भारत देश के शिक्षा तंत्र को अगर कोई व्यवस्था धीरे धीरे खोखली कर रही है तो है बार बार चुनाव। क्योंकि जब हमारे घर में कोई बीमार होता है तो बार बार हमको अपना काम धाम छोड़ के उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, दवा दिलाना पड़ता है, 3 बार उनकी दिन भर में मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि डायबिटीज कब बढ़ा कब घटा। और हमारे घर परिवार की एक पूरी व्यवस्था उस हिस्से में चली जाती है। और बहुत से ऐसे छात्र छात्राओं का तो माता पिता बाबा आदि की सेवा करने में ही समय निकल जाता है, वो अपने जीवन के लक्ष्यों तक जा ही नहीं पाते। मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि आप उनकी सेवा मत करिए, लेकिन हमारे देश के साथ अगर ऐसा होगा तो ये कतई ठीक नहीं है। और जब हम कोई अभियान चलाते हैं तो बिल्कुल ये हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हम आज अभियान शुरू करेंगे और 3 महीने 2 महीने 1 दिन में ये कार्यक्रम हो जाएगा, हमारी बात मान ली जाएगी। जब हम कोई अभियान शुरू करते हैं तो हमको पता होता है कि इसमें साल भर भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है, 4 साल भी लग सकता है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से आप उस अभियान में काम करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, लोगों को अपने आप से जोड़ेंगे, तो हमारी आपकी जो इच्छा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारत देश में लागू होना चाहिए, वो आज नहीं तो 2029 में, 2029 में नहीं तो 2032 में, 2032 में नहीं तो 2034 में हमारे आपके सामने लागू होगा। और किसी भी देश में, भारत दुनिया का इस समय सबसे युवा देश है। 15 से लेकर 40 वर्ष के युवाओं की संख्या भारत में कितनी है आपको पता है? 60 करोड़ से ज्यादा भारत में 15 से 40 साल के युवा हैं। दुनिया का कोई भी लोकतंत्र हो, आज उसको जब स्किल्ड युवा की जरूरत होती है तो भारत देश की तरफ देखता है। और जब हम और आप इतने स्किल्ड हैं तो हम और आप अपने देश में ऐसी व्यवस्था को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जो हमारे और आपके देश को खोखला कर रहा है। और छात्रों में जाने का कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हम छात्रों में जाएंगे, इसके लिए हम मानते हैं कि जो हमारा छात्र है वो कल का नहीं, वो आज का ही नागरिक है। क्योंकि आप अपने परिवार में जाएंगे, अपने माता से, पिता से, भाई से, बहन से, चाचा से, ताऊ से, दोस्तों से चर्चा करेंगे। और जब लोगों में एक तरीके का माहौल बनेगा तो भारत सरकार, कोई भी पार्टी विचारधारा की सरकार हो,
कोई भी पक्ष का विपक्ष का सांसद हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारा और आपका जो एजेंडा होगा, हमारा और आपका जो एजेंडा है कि एक राष्ट्र में एक चुनाव होना चाहिए। हमारा जो बिना मतलब का समय खराब हो रहा है, बिना मतलब का हमारे देश का संसाधन खराब हो रहा है, हमारे एफर्ट जो है बर्बाद हो रहे हैं, हमारे जो शिक्षक हमको पढ़ाने के लिए हैं वो चुनाव की ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे जो सुरक्षा अधिकारी पुलिस के विभाग के हमारे कर्मचारी हैं जो हमारी सुरक्षा करने के लिए हैं, वो चुनाव की पेटियों की सुरक्षा कर रहे हैं। और जो है तमाम विभाजनकारी ऐसी योजनाएं आती हैं, तमाम पार्टियां जब बार बार चुनाव होता है तो प्रलोभन देती हैं और तमाम ऐसी बातें होती हैं जिससे हमारे समाज का जो एक रूपी ढांचा है वो टूटता है। बार बार चुनाव हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए भी खतरा। बंगाल में चुनाव होगा तो भारत के विभाजन की बातें होंगी, तमिलनाडु में चुनाव होगा तो भारत के विभाजन की बातें होंगी, कश्मीर में जब चुनाव होगा तो जो बाहरी ताकतें हैं जो भारत को मजबूत होता नहीं देखना चाहती हैं वो हमारे देश को अस्थिर करने का प्रयास करती हैं। इसलिए देश को एकता, अखंडता और शांति से आगे बढ़ाने के लिए भी एक राष्ट्रीय चुनाव बहुत आवश्यक है। अभिषेक भैया ने इन मुद्दों पर पूरी बात रख दी है, इसलिए मैं आपसे सिर्फ 2-3 बातें करूंगा कि हमारा और आपका कर्तव्य क्या बनता है। हम लोग 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं। हम मनाते हैं क्योंकि हमने 15 अगस्त को आजादी पाई, 26 जनवरी को हमारा देश गणतांत्रिक हुआ। तो हमारे जो आजादी के दीवाने थे, चंद्रशेखर आजाद जी हों, भगत सिंह जी हों, तमाम जो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी हों, उधम सिंह जी हों, तो उन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान दे दी। तो क्या आज हमको अपने देश के लिए जान देने की जरूरत है? आज हमको आपको जान देने की जरूरत नहीं है। जब अंग्रेजों की हुकूमत भारत में थी तो जो सिविल लाइंस का एरिया होता था, जो आज हम आप घूमते रहते हैं, वो चाहे लखनऊ का हो, चाहे प्रयाग का हो, चाहे प्रतापगढ़ का हो, चाहे मेरठ का हो और चाहे दिल्ली का कनॉट प्लेस का एरिया हो, वहां साफ साफ शब्दों में लिखा होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड हियर। तो उस समय हमारे देश को जरूरत थी कि हमारे देश के युवा आगे आए, क्रांति करें, चाहे तो उनकी जान चली जाए, लेकिन देश की आजादी जरूरी थी। 1857 से क्रांति शुरू हुई, हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। तो 1857 में जिस व्यक्ति ने क्रांति की थी वो आजादी देखने के लिए शायद ही जिंदा बचा हो, लेकिन आज हम और आप उसका आनंद ले रहे हैं, आजाद हैं, अपने अधिकारों और हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं, कोई हमारे खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता। तो आज अगर हमारे देश को, हमारे समाज को अगर जरूरत है तो जान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में और राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सांस्कृतिक एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए जो ये सबसे जरूरी कदम है, जो हमारे देश के स्वास्थ्य बजट और शिक्षा बजट को कम से कम 50% बढ़ा सकता है। एक बार अगर चुनाव होगा तो हमारी जीडीपी 1.5% बढ़ जाएगी और 1.5% 100-200 रुपए का नहीं, 367 लाख करोड़ रुपया बजट है हमारे देश का। 4.19 ट्रिलियन हमारे देश का जीडीपी है, उसका 1.5% बढ़ेगा एक बार में। 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी हमारे देश की, और वो हमारे शिक्षा बजट का 18%, स्वास्थ्य बजट का 22%, और भारत के 22 ऐसे राज्य हैं जिनकी कुल जीडीपी 7 लाख से नीचे। तो ऐसे देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत के, उत्तर प्रदेश के और लखनऊ के अंदर हर महाविद्यालय के हर छात्र की और हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम सत्ता को ये बताएं, विपक्ष को भी ये बताएं कि वास्तव में 1 नेशन 1 इलेक्शन किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, किसी व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, पक्ष का मुद्दा नहीं है, विपक्ष का मुद्दा नहीं है। ये भारत के एक एक नागरिक का मुद्दा है, एक एक छात्र का मुद्दा है, एक एक छात्रा का मुद्दा है, एक एक शिक्षक का मुद्दा है, एक एक कर्मचारी का मुद्दा है और एक एक नागरिक का मुद्दा है। इसलिए हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, लोगों को बताएंगे। हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जाने वाले लोग अपना काम कर रहे हैं। हमारे जैसे बहुत से लोग इस अभियान में लगे हैं जो लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं। हो सकता है 4 महीने लग जाए, हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है साल भर लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, लेकिन भारत का एक एक नागरिक, भारत की एक एक छात्र छात्रा 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या है, इससे क्या फायदे हैं, इससे हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, इसको जरूर जानेगा। इसलिए आप लोगों से बस इतना आग्रह है कि
वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आप केवल सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करिए, #स्टूडेंट्स फॉर वन नेशन वन इलेक्शन, #फॉर यही संगोष्ठी का चित्र लगाइए, अपना आपको एक पैम्फलेट मिला है उसकी फोटो लगाइए। पैम्फलेट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी जानकारियां होंगी जो शायद हम और अभिषेक भैया बताने में चूक गए हैं। आप इसको पढ़िए, आप लोग की कक्षाएं होंगी। इसलिए बहुत समय आपका नहीं लूंगा, एक बात कहूंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारे समाज में एक किंवदंती है कि राजनीति से आप लोग दूर रहिए। हमारे घर परिवार में, हमारे विद्यालय में, महाविद्यालय में, हमारे क्षेत्र में, हमारे आसपास के लोग हमको ये बताते हैं कि आप राजनीति से दूर रहिए, आप अपना काम करिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप राजनीति को प्रभावित करिए या ना करिए, राजनीति आपका जीवन की दिशा दशा प्रभावित जरूर करेगी। इसलिए ऐसे हर मुद्दे पर मुखर रहिए जो भारत की, देश की राजनीति बदलती है, देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधती है। हम और आप जो कपड़ा पहनते हैं, हम और आप जो पेन लेते हैं, हम और आप जो पेंसिल लेते हैं, हम आप जो भोजन करते हैं, उसका दाम क्या होगा, उसका मूल्य क्या होगा, आप कितना रुपया दे के पढ़ाई करेंगे, ये कोई और तय नहीं करता, ये राजनीति तय करती है। राजनीति तय करती है कि कौन मर गया है और कौन जिंदा है। जब आप पैदा होते हैं तो आपका जन्म प्रमाण पत्र आपके पार्षद और आपके ग्राम पंचायत के प्रधान के मुहर से बनती है, और हमारे आपके मरने के बाद भी हम मर गए हैं इसकी मुहर वही लगाते हैं। तो जो हमारा जीना मरना तय कर रहा है उसको भी कैसा होना चाहिए ये तय करने का अधिकार हमारा और आपका है। भारत ऐसा पहला लोकतंत्र है जिसने छात्राओं को, महिलाओं को आजादी के पहले दिन से वोट देने का अधिकार दिया। समानता बंधुत्व की बात करने वाला फ्रांस भी नहीं किया है ये बात। अमेरिका जो 1776 से लोकतंत्र की बात करता है, ब्रिटेन जो अपने आप को लोकतंत्र की जननी बताता है, वहां भी ऐसे नियम नहीं थे। छात्राओं और महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत बाद में मिला है। इसलिए ऐसे भारतीय लोकतंत्र में हम रहते हैं, इसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए हमारे क्रांतिकारियों का, हमारे संविधान सभा के लोगों का, और उनका जो सपना था कि भारत में एक राष्ट्रीय चुनाव होना चाहिए, उसके लिए हमें लगना होगा, लोगों से बोलना होगा, सोशल मीडिया पे लिखना होगा, ताकि जो दूर बैठे लोग जो इस बात का विरोध कर रहे हैं उनको ये ज्ञात हो जाए कि वन नेशन इलेक्शन किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये लोगों का मुद्दा है। अगर आप इसमें बात नहीं करेंगे तो आप राजनीति और लोकतंत्र से बाहर फेंक दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता आपका बहुत बहुत आभार भाई साहब कि आप इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। सुप्रभात सभी को। अभी 15 मिनट हैं गुड आफ्टरनून होने में। मैं हमारे मंच पर आसीन हमारे आज के मुख्य अतिथि अभिषेक कौशिक जी और हमारे मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि हमारे अतेंद्र जी, जो कि विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत से थे, अब वो भाजपा में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरे प्रांत के संयोजक वन नेशन वन इलेक्शन के रूप में आपके जो स्टूडेंट्स के बीच अवेयरनेस क्रिएट करनी है उसके लिए कार्य कर रहे हैं। लखनऊ महानगर से भी अभिषेक तिवारी जी, हर्ष मिश्रा जी, तुलिका श्रीवास्तव जी, आप ये देखिए कि आप जैसे ही युवा हैं ये जो इस कार्य में लगे हुए हैं, और आपके अंदर ऊर्जा भरने का कार्य मुझसे पूर्व के 2 वक्ताओं ने आपके बीच किया, और मैं पूरे मंच के सभी लोगों को बहुत बहुत नवयुग कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद सब देती हूँ कि आप हमारी छात्राओं के बीच आए। और हालांकि यहाँ सभी छात्राएं नहीं, क्योंकि ऑडिटोरियम की अपनी एक सीमा है, तो उनके बीच आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को रखा। जैसा कि बताया गया कि ये विषय चाहे सीए हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे छात्र हो, भारत का कोई भी नागरिक हो, उसके लिए ये विषय अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हूँ, तो हम अगर अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें, बहुत सारी छात्राएं यहाँ होंगी कि जो अर्थशास्त्र पढ़ रही होंगी, तो गवर्नमेंट के 2 एक्सपेंडिचर होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो पूंजी का निर्माण करता है, यानी कि वो एसेट क्रिएट करता है। जैसे आपके घर में कुछ एसेट्स आप क्रिएट करते हो अपने घर के बजट में, जिससे आप प्रॉपर्टी लेते हो, आप कुछ मशीनरी लेते हो,
इस प्रकार के ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल हर तरीके के असेट्स आप क्रिएट कर सकते हो, मूवेबल या इमूवेबल असेट्स। उसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम आगे के लिए असेट्स क्रिएट करते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि, और कैपिटल रेवेन्यू का मतलब ये है कि उससे हम जो है ऐसी पूंजी में खर्च कर सकते हैं जो देश के डेवलपमेंट के काम आती है। और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो हमारे रोज़मर्रा के खर्चे के लिए, जैसे एक घर के बजट में आपको घर चलाने के लिए, डेली यूज़ के लिए, खाने के लिए, कपड़े के लिए, इस सब के लिए जो खर्चा होता है वो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। और वो उसका कोई, अगर हम देखें तो डायरेक्ट वो कोई हमारे लिए पूंजी निर्माण नहीं कर रहा है जो हमारे भविष्य को भी सुरक्षित रख सके। तो जब सरकार का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ेगा, जो कि इलेक्शंस में पैसा खर्च होता है, सैलरी, पेंशन, इलेक्शन में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये इस तरीके के तमाम मद जो कि रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स हैं और उनको हम रेवेन्यू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की श्रेणी में डालते हैं, उससे हमारा कोई पूंजी निर्माण नहीं हो रहा है जो कि देश के विकास में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी हो रहा हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार के एक्सपेंडिचर्स को हम कम करें। ऐसे व्यवस्था में लगे लोग जो सरकारी पद पर तो हैं पर अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनकी छटनी करने की बात करती है। उसी तरीके से जितने भी मद ऐसे हैं जहाँ पर इस तरीके के खर्चों को कम किया जा सकता है, वहाँ पर सरकार उन खर्चों को कम करने की कोशिश करती है। जैसे कि हम अपने परिवार में अगर कपड़े में अनावश्यक बहुत खर्च कर रहे हैं और हमारी इनकम थोड़ी एक फिक्स्ड है कितनी है, और हम अगर उससे चाहते हैं कि हम कुछ सोना ले लें या कोई प्रॉपर्टी ले लें या बहुत लंबे 20-25 साल तक चलने वाली कोई गाड़ी ले लें, तो वो असेट क्रिएशन का काम करें, तो हम उससे बचाकर उसमें खर्च करेंगे। बिकॉज हमारे यहाँ रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, चाहे वो देश की हो चाहे वो परिवार की हैं। अब उन जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका आवंटन रैशनल रूप से करना, ये हमारी जिम्मेदारी है अपने परिवार की रूप में, परिवार के मुखिया होने के रूप में और परिवार का सदस्य होने के रूप में हमारी, कि हम अपने मोबाइल के जो रिचार्ज है उस पर थोड़ा सा कम खर्च करें। मोबाइल जो हमारा काम कर चल सके उस तरीके का मोबाइल लें। हर साल हम नया मॉडल आता जा रहा है और उस पर फालतू का एक्सपेंडिचर करते जा रहे हैं, उस पर नहीं। तो ये अनावश्यक खर्चे हैं जिनको घटाया भी जा सकता है। जिसके पास है पर्याप्त धन वो उन पर खर्च कर सकता है। ऐसे ही जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी नकल करते हुए हम उस तरीके के एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग इकॉनमी है। यहाँ पर गरीब जनसंख्या भी है, यहाँ पर वंचित लोग भी हैं, और अगर हमारे पास इतना ही सरप्लस है तो उन पर हम खर्च कर सकते हैं। तो इस खर्च को किस प्रकार से रैशनलाइज करना है, उसी दिशा में ये वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात आती है। और आप क्योंकि युवा हैं और आपको माना जाता है आप कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं, आप एक संवाहक के रूप में कार्य करते हैं, तो उस रूप में कार्य करने के लिए आपके बीच ये चर्चा परिचर्चा रखी गई है। अभिषेक जी बार बार कह रहे थे कि समय मैं आपका बर्बाद कर रहा हूँ, समय बर्बाद कर, ये समय बर्बाद कतई नहीं हो रहा है, ये समय हम यूटिलाइज कर रहे हैं। अदरवाइज आप हो सकता मन कहता तो आप क्लास में जाती, मन कहता तो आप कहीं कैंटीन में बैठी होती या कहीं क्वाड्रेंगल आपका रेस्ट रूम होता वहाँ बैठी रहती, पर यहाँ पर आप एक चौपाल मान लीजिए, वहाँ पर एक महत्वपूर्ण चर्चा आप कर रही हैं। ऐसी चर्चा जो आपके लिए हितकारी है, जो आपके देश के लिए हितकारी है, आपके परिवार के लिए हितकारी है। तो इन वृहत मुद्दों पर, इन राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सोचना आपका दायित्व है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। जैसा कि भारत को बार बार कहते हैं कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड में हैं, यानी कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा युवा हैं, जनांकीय जो लाभ है हमको वो मिल रहा है। डिविडेंड मीन्स लाभ। तो जो जनांकीय लाभ हमें मिला हुआ है, अगर वो जनांकीय लाभ सड़क पे सिगरेट पान की दुकानों पे खड़ा हुआ गपशप करते मिले, चाहे वो बड़े बड़े समिट टाइप की बिल्डिंग्स पे शराब पीकर इधर उधर लुढ़कते मिले, तो हमें ऐसा युवा
युवा नहीं चाहिए और ऐसा युवा हमारे देश के लिए पॉजिटिव काम नहीं कर सकता। ऐसा युवा ना तो भारत के अखंड होने के लिए कुछ काम कर पाएगा, ना तो वो ना अपने परिवार के लिए कुछ काम कर पाएगा, ना वो हमारे राष्ट्र निर्माण में कार्य करते हुए विकसित भारत 2047 का स्वप्न देख पाएगा। तो हमें कैसे युवा क्रिएट करने हैं? अतेंद्र जी भी युवा ही हैं, अभिषेक जी भी युवा ही हैं, और जो हर्ष जी ये मेरे ही समय में एक यूनिट पे काम कर रहे थे, फिर ये महानगर लेवल के दायित्व पे आए और आज इतने बड़े अभियान का संयोजन आप कर रहे हैं जिला स्तर पर। तुलिका जी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम कर रही थी, उन्होंने अपनी पढ़ाई भी की, लॉ भी किया, प्रैक्टिस भी कर रही है और इसमें भी काम कर रही है। तो समय सबके पास होता है, समय को किस प्रकार से प्रॉपरली हमें मैनेज करना है, किस दिशा में लगाना है, बस यही हमारे विवेक पर निर्भर करता है। मैं आप सभी युवाओं से ये निवेदन भी करती हूँ, आह्वान भी करती हूँ कि आज हमारे वक्ताओं ने आपके बीच ये विषय रखा है। गूगल पे आप इधर उधर की चीज़ें देखा करती हैं, सोशल मीडिया पे आप बहुत समय बर्बाद करती हैं, तो थोड़ा समय आप इन चीज़ों की स्टडी पर भी निकालिए। अपने संविधान को पढ़िए, क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या समय समय पर संशोधन हुए हैं, उनके बारे में पढ़िए। ये वन नेशन वन इलेक्शन से क्या लाभ हो सकता है, आज आप जाके इस पे स्टडी करिए। जैसा कि अभी अभिषेक जी ने कहा, अतेंद्र जी ने भी कहा, तो हम आगे चलकर इस पे पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, भाषण प्रतियोगिता, ऐसे कंपटीशन भी करवाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा तभी आप पढ़ के आएंगे। इन कॉम्पिटिशन्स को कराने का यही लाभ होता है कि आप उसके बारे में कुछ ना कुछ स्टडी करके आते हैं। पर मेरा आपसे यही आग्रह है, आज ही आप जाइएगा और आज से ही इस पर स्टडी करना शुरू करिएगा। और जो आप कहा जाता है कि युवा किसी भी देश की दिशा और दशा दोनों को बदल दे सकते हैं, तो वो आप साबित करोगे। और इसी दिशा में नवयुग कन्या महाविद्यालय की जो छात्राएं हैं वो अपना सकारात्मक योगदान देंगी और भारत और अपने सबसे पहले तो छोटी इकाई से शुरू करते हैं, अपने महानगर के, अपने प्रदेश के और अपने देश के लिए जो सही है उस दिशा में आप कार्य करेंगी। क्योंकि जब हम चाहे अपना परिवार चलाएं, चाहे अपना देश चलाएं, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी हमारे स्केर्स रिसोर्सेज हैं, हमारे सीमित संसाधन हैं, उन सीमित संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी कि उनका आवंटन किस प्रकार से हम ऑप्टिमली करें कि वो हमारे काम आए, हमारे परिवार के लिए सही रूप से काम आए और असेट क्रिएशन का काम करे, हमारे देश के लिए काम आए और गवर्नमेंट जो है देश के विकास के लिए और ज़्यादा कार्य कर सके। जैसा कि हमारे दोनों वक्ताओं ने कहा, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो आपके प्रशासनिक अधिकारी हों, बार बार इलेक्शंस में लगना पड़ता है उनको। जैसे कि अभी बताया आपको कि हर साल एक तरीके से कोई ना कोई इलेक्शन ड्यू है। अगले साल आपके MLCs के चुनाव होने हैं और जो है फिर ऐसे ही आपके प्रधानी के चुनाव अलग होते हैं। लोकल बॉडीज जिसको आप कहते हैं, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो तीनों के अलग अलग समय चुनाव होने से बेहतर रहेगा कि एक ही समय चुनाव हो और उसी समय आपको एक निर्णय लेना पड़े। और थोड़ा सा हंसी की बात भी हो सकती है, पर बार बार EVM भी अपनी शर्मिंदगी से बच जाएगी, वो भी थोड़ा सा कम होगा। तो इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे सभी वक्ताओं का, हर्ष जी का कि उन्होंने इस गंभीर मुद्दे पर, अभिषेक जी का कि उन्होंने इस गंभीर मुद्दे पर नवयुग कन्या महाविद्यालय प्रांगण को चुना और हमारी छात्राओं के बीच ये चर्चा की। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार मैम। और कार्यक्रम को समाप्त करते हुए अब मैं एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए हम सभी ने पत्रक बांटे हैं, तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि एक बार आप अगर पत्रक जी हाँ, अगर आप अपने हाथ में पत्रक उठा लेंगे तो अच्छा रहेगा। बस
एक ग्रुप फोटोग्राफ। बच्चों बीच में आ जाओ, थोड़ा सा कवर कर लो, गैलरी कवर कर लो। हाँ, जल्दी कवर कर ली पूरी। दोनों हाथ सर के बाद बोलिएगा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी का कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार। आगे भी हम स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन